हेलो दोस्तों, मैं नीरज तिवारी। टेंस की श्रृंखला में पास्ट हमने पढ़ा, पास्ट के पूरे सब कैटेगरीज को पढ़ा, प्रेजेंट को पढ़ा, प्रेजेंट के सब कैटेगरीज को पढ़ा। आज मैं फ्यूचर टेंस को पढ़ाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं, उनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये सारे रूल्स जो है आज की वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ क्या होता है? सामान्य भविष्य काल। क्या होता है? सामान्य भविष्य काल। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो भविष्य में किए गए होते हैं। इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो भविष्य में की गई होती हैं। तो इनका फ्यूचर इंडेफिनिट जो सामान्य भविष्य काल है, डिटेक्शन कैसे पहचाने, हम सेंटेंस को कैसे पहचाने, ताकि जो मुख्य क्रिया सेंटेंस में, वाक्य में जो मुख्य क्रिया आई हुई होगी उसके मूल रूप में गा गी गे जुड़ा होगा। क्रिया के साथ गा गी गे जुड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों ने बताया कि ता होगा, ती होगी, ते होंगे भी जुड़े होंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो इक्वल टू कंटीन्यूअस हो जाएंगे। राम जाता होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है, क्योंकि राम जाता होगा और राम जा रहा होगा। जा रहा होगा, जाता होगा में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल वर्ब है। तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस से रिलेटेड होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से नहीं। यहां गा गी गे सिर्फ ध्यान दीजिएगा है, तो आप समझिएगा ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उसको ट्रांसलेट कैसे करें? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आगे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का आई और बी है तो आप सेल लगाइएगा। वैसे ये इस समय डिसअपीयर हो चुका है, ये गायब हो चुका है, मिलता नहीं, अब यूज नहीं होता। हमें विल का ही मिलेगा फंक्शन, हर समय विल का ही फंक्शन मिलेगा। सेल जो है डिसअपीयर हो चुका है। मॉडर्न इंग्लिश में सेल को हम पाते नहीं, हम विल को ही पाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस से हम बोलने लगे हैं। हमने आई के साथ ही विल का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, सर्टेन करवा रहा हूं, एश्योर करवा रहा हूं कि काम आपका होगा ही, वो मैं करूंगा। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का अगर है तो आई और बी, उसके साथ सेल लगाते हैं, और सेल के साथ भी वन अर्थात वर्ब का मूल रूप, क्रिया का रूट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन कहा कि ये यूज बिल्कुल न के बराबर हो रहा है, लेकिन रूल है, उसमें बता दे रहा हूं आपको। सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का, आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो तो विल का प्रयोग करते हैं और उसके साथ गिवन का प्रयोग करते हैं। जबकि मैंने बताया आई और वी के साथ भी लगता है, आप यहां लिख सकते हैं ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी लगता है, ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी लग रहा है। फर्स्ट पर्सन भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी होता है। देखिएगा कुछ एग्जांपल्स आपको बता दें। फ्यूचर इंडेफिनिट, वह स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल। आप इसको लिख सकते हैं, आई विल भी लिख सकते हैं, आई विल गो टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। आप आई विल भी लिख सकते हैं। निगेटिव में आपको क्या करना होगा? सिर्फ नॉट को ऐड करना होगा। शैल और विल के साथ आप नॉट ऐड कर देंगे, वर्ब अपने रूट ब्रांच में रहेगा, रूट फॉर्म नहीं वर्ब आपका होगा। जैसे तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम मेरे पास नहीं आओगे तो हो जाएगा यू विल विल नाउन का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? वोंट होता है। यू वांट भी लिख सकते हैं, नहीं तो विल नॉट कम टू मी। पास के लिए टू, यहां पास रखने वाली बात नहीं है, पास होने की बात नहीं हो रही। पास
आने की बात हो रही, मेरे पास नहीं आओगे तो यहाँ टू लगाइएगा पास के लिए। यू विल नॉट या यू वोंट कम टू मी। इंट्रागेटिव है तो विल या शैल को फ्रंट साइड रख देते हैं, पहले रख देते हैं। विल को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, सब्जेक्ट आपका जो भी हो हम पहले ही रख देते हैं। जैसे क्या वह पत्र लिखेगा, विल ही राइट अ लेटर। ये पहले प्रकार का आपका समानार्थक वाक्य हुआ। आपने क्या किया, विल को बाहर कर दिया, सब्जेक्ट से आपने विल को बाहर कर दिया। इंट्रागेटिव सेकंड है, डब्ल्यूएच टाइप वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो उसको हम कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट से के रूप से कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले आप डब्ल्यूएच वर्ड को लिखिएगा, उसके बाद विल लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, वर्ब लिखिएगा, अदर वर्ड्स लिखिएगा, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लिखिएगा। ये आपके रूल्स हो गए इंट्रागेटिव सेकंड डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले। यदि सेंटेंस में आएगा तो उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तुम कब तक दफ्तर में रहोगे। तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, तुम कब तक के लिए क्या होगी। मैंने आपको बताया था डबल थर्ड फैमिली जब आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कब के लिए व्हेन, कब तक, until when will you stay in office। ध्यान दीजिएगा कि कब की अंग्रेजी when और जब की अंग्रेजी when होती है। इसमें आप डाउट बिल्कुल न रखिए, मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि when को कब जब कहते हैं, when को कब कहते हैं। आपको पता है जब क्या है, अफर्मेटिव सेंस है। ये जब क्या है, अफर्मेटिव सेंस है। तो सीधी सी बात है, जब when के बाद कोई एक्चुअली आया हुआ सीधा सब्जेक्ट आया हुआ हो, जब when जब का सेंस देता हो, कब देगा वो, जब वो अफर्मेटिव सेंस में होगा। जैसे when, ध्यान दीजिएगा, when का कब भी होता है मीनिंग और जब भी, लेकिन ये आपका क्या है, ये अफर्मेटिव सेंस का स्टेटमेंट होगा ये, और ये इंट्रागेटिव सेंस का होगा। इसमें क्वेश्चन मार्क लगे होंगे, व्हेन के साथ क्वेश्चन मार्क लगे हों तब आप समझिएगा वहां व्हेन का अर्थ कब होगा। यहाँ अंटिल व्हेन के बाद देखिएगा आपका जरूरी है, यहाँ सहायक क्रिया है, तभी हमने व्हेन को कब तक कहा, जब तक नहीं कहा, कब तक कहा। व्हेन को हमने कब सेंस में निकाला, ये आपका अफर्मेटिव सेंस है। व्हेन यू कम, व्हेन विल यू कम, आपने देखा व्हेन के बाद हमने विल लगाया, उसके बाद साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो यहां व्हेन का अर्थ क्या हुआ, कब हुआ, तुम कब आओगे। और अगर इस तरह का सेंटेंस हो व्हेन यू विल कम, तब यहां आपका साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, और यहां व्हेन का अर्थ क्या होगा, जब, तुम जब आओगे। इसका अर्थ क्या हुआ, तुम कब आओगे, और इसका अर्थ क्या हुआ, तुम जब आओगे। तो कहने का मतलब ये अफर्मेटिव सेंस देता है, ये क्या देता है, ये इंट्रागेटिव सेंस देता है। तो आसानी से आपने व्हेन से रिलेटेड जो कब और जब का जो भी मैटर था वो क्लियर हो गया है। तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ लिया, इसके डेफिनेशन को पढ़ा, इसके रूल्स को पढ़ा, और व्हेन से रिलेटेड जो भी कब और जब को लेकर जो डाउट आपके मन में था वो क्लियर हो गया है। इसका आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेंस जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सकें, जितना अधिक से अधिक इसका आप प्रैक्टिस कर सकें, उतना आप करते रहिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।